लो देखो, लास्ट क्लास में मैंने क्या बता दिया था, अल्टरनेटिव करंट और अल्टरनेटिव वोल्टेज को पूरा डिस्कस कर दिया था मैंने, और इनका ग्राफ कुछ ऐसा बना था, चाहे अपन करंट का बनाए चाहे वोल्टेज का बनाए, ग्राफ कुछ ऐसा बना था। आधे टाइम में लूप प्लस रहता है, आधे टाइम माइनस रहता है। ये मैंने दो साइड के लिए बनाया है। यहाँ पर आ जाएगा टी, यहाँ पर आ जाएगा t/2, यहाँ पर आ जाएगा 2t। ये दो साइकिल के लिए मैंने ग्राफ बनाया। मतलब जो कॉइल में दो टर्न मारे, और मैंने बताया था कि ये जो टॉप की वैल्यू है इसको बोलेंगे हम लोग पीक वैल्यू, ये बोलेंगे हम लोग पीक वैल्यू। ये तो v नॉट होता है, और ये जो है एट एनी टाइम t, एट एनी टाइम t, जैसे मान लीजिए एट एनी टाइम t जो है, यहाँ पर ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, इसको बोलेंगे हम लोग v। ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू हो जाएगी, इसका नाम रख देंगे हम लोग, ये v नॉट को ऊपर कर देता हूँ थोड़ा सा, और ये जो v है नीचे कर, ये हो जाएगा। अच्छा, मैंने कल बताया था कि इसको बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये कहलाता है पॉजिटिव हाफ साइकिल, ये कहलाता है नेगेटिव हाफ साइकिल, और ये कहलाता है पूरा पूरा यहाँ से लेके आता है फुल साइकिल, ये फुल साइकिल कहलाता है। अब मैं क्या कर रहा हूँ, देखो इस पॉजिटिव हाफ साइकिल में भी क्या हो रहा है कि करंट अपनी वैल्यू बदलती चल रही है। ये जो t/4 तक ये करंट बढ़ रही है सिनुसॉइडली, और तो अगर t/4 से t/2 तक ये गिर रही है। तो अगर कोई मुझसे पूछे कि यार ये जो है इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, तो मुझसे ये पूछे कि इसकी एवरेज वैल्यू क्या है, इसकी एवरेज वैल्यू इस करंट की इस पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए, यहाँ से लेके यहाँ तक इसकी एवरेज वैल्यू क्या है। तो एवरेज कैसे निकालें हम लोग, तो आज का टारगेट यही है, हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ पॉजिटिव हाफ साइकिल फॉर अल्टरनेटिव वोल्टेज। करंट के लिए भी ये आएगी, वोल्टेज का डेरिवेटिव कर लेते हैं, करंट को तो देख के लिखेंगे अल्टरनेटिव वोल्टेज, और अल्टरनेटिव वोल्टेज क्या है, अल्टरनेटिव वोल्टेज है v नॉट sin ओमेगा t। इसकी वैल्यू निकालते हैं हम लोग, v नॉट sin ओमेगा t। इस अल्टरनेटिव वोल्टेज की हम लोग वैल्यू निकालेंगे पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू, ये हमारा हेडलाइन है। अब देखो, सबसे पहले ये समझो एवरेज कैसे निकालते हैं। एवरेज कैसे निकालते हैं, सभी को ऐड करके, जैसे मान लो क्लास में 50 बच्चे बैठे है ना, 50 बच्चे बैठे, तो मैं क्या करूंगा, जैसे मान लो उनके अलग अलग मार्क्स आए, सभी कोई एग्जाम हुआ उनके अलग अलग मार्क्स आए। अब मुझे एवरेज कैसे निकालना पड़ेगा, मैं हर बच्चे को पूछता जाऊंगा कि तुम्हारे कितने मार्क्स आए, सबको ऐड कर दूंगा, और टोटल नंबर ऑफ बच्चों को क्या कर दूंगा, मैं डिवाइड कर दूंगा। यानी मैं बच्चा चेंज कर करके सभी बच्चों के मार्क्स ऐड करूंगा, है ना, और जितने भी बच्चे उनको इंटीग्रेट कर दूंगा 0 से लेकर 50 तक, और नीचे डिवाइडेड बाय 50 कर दूंगा। तो अगर मुझे यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर एवरेज निकालना है वोल्टेज का, तो मैं क्या करूंगा, टाइम को हल्का हल्का चेंज करके dt बदल के वोल्टेज की हर वैल्यू पाऊंगा, और इसको इंटीग्रेशन कर दूंगा, ऐड कर दूंगा 0 से लेकर कैपिटल T/2 तक सारी वैल्यूज को, है ना, और उसके बाद में एवरेज लेने के लिए मैं T/2 का डिवाइड कर दूंगा। तो एवरेज का कांसेप्ट कितना हुआ, एवरेज का कांसेप्ट हुआ पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज। एवरेज को बाहर से लिखते हैं, कैसे आएगा, मैं टाइम को dt से चेंज करते हुए मैं सारी वैल्यू गैदर करूंगा, सारी वैल्यू इकट्ठा करूंगा, इसकी वोल्टेज की सारी वैल्यू वोल्टेज की इकट्ठी करूंगा, सभी वैल्यू का ऐड करूंगा। मैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए करना है, तो मैं 0 से लेकर T/2 तक इंटीग्रेशन करूंगा। और क्यों, क्योंकि जैसे मैंने टोटल नंबर ऑफ बच्चों का डिवाइड कर दिया था, ऐसे मैं यहाँ पे टोटल टाइम, यहाँ से 0 से लेकर कैपिटल T/2 तक टोटल टाइम को मैं डिवाइड कर दूंगा। तो ये तो हुआ कॉन्सेप्ट, इसका कॉन्सेप्ट एवरेज निकालने का कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पे इसको मैं T/2 को उल्टा कर दूं, तो ये हो जाएगा 2/T इंटीग्रेशन 0 से लेके T/2, और ये आ जाएगा v dt, ये आ जाएगा, समझ गए। अब आपने इस v की वैल्यू पुट कर दो, v v नॉट sin ओमेगा t, ये उठाओ और यहाँ रखो, है ना, तो इक्वेशन तो यही है। और ओमेगा को भी अपन चाहे तो 2 पाई अपॉन कैपिटल टी लिख सकते हैं, तो इसको लिख देता पर v नॉट sin 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, है ना, और मल्टीप्लाई या ओमेगा टी रख दो, भी बाद में लिखेंगे कैपिटल 2 पाई बाय टी की वैल्यू। तो ये ओमेगा टी रखा है, तो यहाँ रखा, तो ये आ जाएगा v बार pnc पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू आ रही है, ये आ जाएगा 2 अपॉन कैपिटल टी, v की वैल्यू डाल रहा हूँ, v की वैल्यू है v नॉट sin ओमेगा टी dt, और लिमिट चली जाएगी 0 से लेके T/2 तक। v नॉट को ले लो बाहर, तो ये आ जाएगा 2v नॉट अपॉन कैपिटल T, है ना, और sin ओमेगा टी dt का हो जाएगा इंटीग्रेशन 0 से लेके कैपिटल T/2 तक
साइन ओमेगा टी dt का हो जाएगा इंटीग्रेशन। साइन ओमेगा टी dt का इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ओमेगा टी अपॉन ओमेगा। इसका इंटीग्रेशन होगा 2v0 अपॉन कैपिटल टी तो चल ही रहा है, इसका इंटीग्रेशन होगा माइनस cos ओमेगा टी अपॉन कितना, अपॉन ओमेगा, लिमिट जाएगी 0 से लेके कैपिटल टी बाई 2। अब इसमें माइनस को बाहर दे लो, ओमेगा को भी बाहर दे लो, लिमिट डाल दो, तो ये आ जाएगा v बार pnc 2v0 बाहर पड़ा हुआ है, ये माइनस को भी बाहर दे लिया और ओमेगा को भी बाहर दे लिया, तो ये हो गया ओमेगा टी और लिमिट डालना मतलब cos ओमेगा टी बचा, एक बार टी की जगह जाएगा कैपिटल टी बाई 2, एक बार जाएगा 0, तो ये क्या cos ओमेगा कैपिटल टी बाई 2 माइनस cos 0 ये है ना। अब टी की वैल्यू पुट कर देते हैं अपन, टी की वैल्यू क्या होती है, टी की वैल्यू होती है तो ओमेगा की वैल्यू 2 पाई बाई टी पुट कर दो, ये टी की वैल्यू 2 पाई बाई ओमेगा पुट कर दो, तो ओमेगा पुट कर देता हूं मैं 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये रख दो, क्या रखो, यहां भी रखो, यहां भी रखो, तो याद जाएगा माइनस 2v0 ओमेगा की वैल्यू रख रहा हूं 2 पाई बाई कैपिटल टी, 2 पाई अपॉन कैपिटल टी, ये ओमेगा चल कैपिटल टी चल रहा है, ये देखो ये कैपिटल टी चल रहा है, ओमेगा की जगह रख दिया 2 पाई अपॉन कैपिटल टी और माइनस बाहर आ गया था और यहाँ पर cos ओमेगा टी है ना, ये ओमेगा को हमने बाहर ले लिया था, ये ओमेगा तो बाहर ले लिया था, इस ओमेगा की जगह भी रख रहा हूं मैं, इस ओमेगा की तो रख दिया, इस ओमेगा की जगह भी रख रहे हैं अपन, तो ये आ जाएगा cos 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय टी बाई 2, पीछे चल रहा है cos 0, ये हो गया, ठीक है। अब देखो ये टी से टी कैंसिल हो गया, ये टी से ये टी कैंसिल हो गया, ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया और ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, तो ये कितना आ गया, ये आ गया v0 अपॉन पाई बचा, तो इसको मिटा रहा हूं मैं, क्या बचा देखो इधर कर रहा हूं, यहां से बचा b बार psc पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज, कैलकुलेशन में क्या क्या बचा, माइनस बचा है v0 बचा है, v0 कटा नहीं है, माइनस बचा है v0 बचा है, नीचे पाई बचा है, माइनस बचा है v0 बचा है, नीचे पाई बचा है, अंदर देखो क्या क्या बचा है cos पाई माइनस cos 0, cos पाई माइनस cos 0, cos पाई की वैल्यू होती है -1, cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो ये आ जाएगा b बार psc माइनस v0 अपॉन पाई, cos पाई की वैल्यू -1, cos 0 की वैल्यू 1, तो ये -2 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये आएगा 2v0 अपॉन पाई, ये होगा, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की पीक है, ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू होती है, टेढ़ा हो गया था थोड़ा सा स्टैंड पे से, तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज वैल्यू है ना, और ये कितना आएगा पीक वैल्यू का 2 अपॉन पाई टाइम्स, ये हो जाएगा पीक वैल्यू का 2 अपॉन पाई टाइम्स, पीक वैल्यू का 2 अपॉन पाई टाइम्स हो जाएगा ये, पीक वैल्यू और 2 अपॉन पाई टाइम्स का मतलब पीक वैल्यू से कम आएगा ये, तो ये एवरेज वैल्यू होगी पॉजिटिव हाफ साइकिल की, क्यों, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल में वैल्यू जो है वो सिनुसॉइडली वेरी कर रही है, टाइम के रेस्पेक्ट में कभी बढ़ रही है, कभी बढ़ रही है, टॉप पे पहुंच रही है, फिर घट रही है और जीरो पे आ रही है, तो इससे हमें एवरेज निकालने की जरूरत पड़ी और एवरेज निकला इस कॉन्सेप्ट से, तो बताओ मुझे क्लियर है कि कमेंट करके, कॉन्सेप्ट क्या रखा हम लोगों ने, कॉन्सेप्ट रखा कि हम लोगों ने सभी वैल्यू गैदर करी dt dt से चेंज करके, वोल्टेज की सभी वैल्यू गैदर करके हम लोगों ने, टाइम को dt dt से चेंज करके सभी वैल्यू को ऐड किया 0 से लेकर t/2 तक, क्योंकि पॉजिटिव हाफ साइकिल 0 से लेकर t/2 तक ही चल रहा है, तो t/2 का नीचे डिवाइड कर दिया है ना, और फिर कैलकुलेशन करी, बस सिंपल ये है। अब देखो, अब हम लोग बात करते हैं नेगेटिव हाफ साइकिल की, जो उसका एवरेज कितना आएगा, ध्यान रखना। अच्छा, सिमिलरली अगर हम लोग करंट का निकालें, तो करंट का भी इक्वेशन वही है, तो वैसा का वैसा आएगा, पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज कितना आएगा 2i0 अपॉन पाई, v0 की जगह i0 आ जाएगा, बस नथिंग एल्स। अब देखो, अब हम लोग निकाल रहे हैं एवरेज वैल्यू ऑफ नेगेटिव हाफ साइकिल, NHC,
नेगेटिव हाफ साइकिल है फॉर अल्टरनेटिंग वोल्टेज। तो अब मैं निकाल रहा हूँ नेगेटिव हाफ साइकिल। नेगेटिव हाफ साइकिल कहां से कहां तक चलता है? अगले आधे टाइम पीरियड में, यानी t/2 से लेके कैपिटल टी। तो गैप तो t/2 का ही भैया ऐसे चलता है ना। ये है अपना ध्यान से लेके 0 से लेके t/2 पॉजिटिव हाफ साइकिल, t/2 से लेके t पे नेगेटिव हाफ साइकिल। तो इन दोनों के बीच का गैप तो t/2 का ही है ना। और इंटीग्रेशन कहां से कहां तक करना है? 0 से लेके कैपिटल टी तक। लेकिन डिवाइड टू t/2 का ही होगा तो आपको केवल लिमिट चेंज करनी है। लिमिट डालनी है आपको t/2 से t, ये चेंज हो गया है ना। ये t/2 रहेगा नीचे तो गैप तो t/2 का ही है, जो उल्टा हो जाएगा। लिमिट डलेगी 0 से लेके सॉरी t/2 से लेके कैपिटल टी, ये लिमिट डलेगी। ये भी हो गया। वैल्यू पुट करेंगे v = v0 sin ओमेगा t यहां पे, तो ये आ गई वैल्यू। लिमिट चेंज करनी है बस केवल t/2 से लेके t। यहाँ पे NHC कर देता हूं मैं, नेगेटिव हाफ साइकिल। ठीक है इसके अंदर ये v0 बाहर आ जाएगा तो ये आ जाएगा। लिमिट चेंज करनी है t/2 से लेके t, ये लिमिट चेंज कर दी। फिर sin ओमेगा t का इंटीग्रेशन वही रहेगा -cos ओमेगा t पर ओमेगा। लिमिट चेंज करनी है t/2 से लेके t। अब इसमें लिमिट डाल दो। लिमिट डालेंगे तो एक बार तो जाएगा ये कैपिटल T, तो ये आ जाएगा ओमेगा टी। अब की बार ये t/2 नहीं आएगा, ओमेगा टी आएगा। और यहाँ पर ये आएगा कैपिटल t/2, तो ये हो जाएगा ओमेगा कैपिटल t/2। ये आ जाएगा ऐसा। ठीक है अब मैं वही ओमेगा की वैल्यू 2 पाई अपॉन कैपिटल टी डाल दूंगा। तो ये 2 पाई अपॉन कैपिटल टी डाल दिया, ये टी बाहर चल ही रहा है, ये -2v0, ये -2v0 चल ही रहा है। अब cos ओमेगा, ओमेगा की वैल्यू रखी हुई है 2 पाई बाई टी। लेकिन अब की बार ये 2 नहीं कटेगा क्योंकि यहाँ टी है, तो ये 2 रहेगा सुरक्षित। और ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा, ये टी से टी कैंसिल हो जाएगा। और पीछे cos ओमेगा यहाँ भी वैल्यू डालनी है अब की बार 2 पाई बाई अपॉन कैपिटल टी। तो ये cos 2 पाई अपॉन कैपिटल टी मल्टीप्लाइड बाय t/2। तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये t से t कट गया, ये दूसरे दो कैंसिल हो गया। तो आगे तो आ गया आपके पास cos 2 पाई और पीछे आ गया cos पाई। तो आगे तो आ गया cos 2 पाई, पीछे आ गया cos पाई। कितना था चेंज हुआ? ये नेगेटिव हाफ साइकिल आ रहा है ना। ठीक है ये भी एंड कर देता हूं नेगेटिव हाफ साइकिल। तो देखो cos 2 पाई की वैल्यू थी +1, तो ये आएगा +1। cos पाई की वैल्यू थी -1 और माइनस की हो जाएगा प्लस, तो अंदर +2 आएगा आपके पास। +2 आएगा तो ये माइनस बाहर वाला आपके पास नेगेटिव ही रहेगा, तो ये आ जाएगा -2v0 बस इतना सा। और अगर ऐसे हम लोग करंट का निकालें तो ये आ जाएगा नेगेटिव हाफ साइकिल का -2i/5। तो ये देखो वैसा ही है क्या? आपको आना ही चाहिए, दोनों लूप आइडेंटिकल होते हैं, दोनों लूप बिल्कुल सिमेट्रिकल होते हैं। नेगेटिव हाफ साइकिल और पॉजिटिव हाफ साइकिल बिल्कुल सिमेट्रिकल लूप होते हैं दोनों। हाँ श्रेय आप डेली क्लासेस इवनिंग में ही रहेगी। मेरा कोई रिसर्च का काम चल रहा है तो मुझे सुबह 7 बजे डिपार्टमेंट जाना पड़ता है। तो पर सर सुबह की क्लासेस ज्यादा सही रहती है ना? नहीं अभी क्या प्रॉब्लम है? सुबह तो तुम लेती ही हो मैक्सिमम टाइम, तो उल्टा सुबह तो 7 बजे बच्चों को लेने में दिक्कत आती है। मतलब 7-8 दिन की बात है, मतलब 7-8 दिन तक एक रिसर्च प्रोजेक्ट चल रहा है, तो उसके अंदर हम लोगों ने कुछ सैंपलिंग लगा रखी है, तो वो सुबह 7 बजे निकालना पड़ता है सैंपल। उसके बाद में वापस अगर सुबह का कंफर्टेबल तो सुबह का कर देंगे। करीबन ये मान लो 12-13 तारीख तक की बात ज्यादा सही रहता है। सर सुबह क्या बोल ज्यादा रहे हो? सही रहती है, सुबह ज्यादा सही नहीं तो रहती है क्लासेस। नहीं सही तो रहती है, लेकिन मैं अभी मतलब सुबह मैं बिजी रहता हूँ, तो करीबन अगले 7-8 दिन तक यही शेड्यूल रहेगा, फिर 7-8 दिन बाद वापस सुबह कर देंगे रेज्यूम। ओके सर। क्योंकि सुबह मैंने बताया ना कि कुछ मतलब लैब में काम चल रहा है, तो वो सैंपल्स लैब में सुबह निकालने पड़ते हैं मुझे, जो रात को टेस्टिंग के लिए लगते हैं, तो उसका फिक्स ड्यूरेशन है। वो बाद में तो सुबह ही आएगी, मतलब मुझे भी सुबह ही कंफर्टेबल रहता है। मतलब इस वक्त क्लास दे रहा हूँ तो कितना इरिटेटिंग लगता होगा, मतलब रात को 8:30 से 9:30 मुझे तो पढ़ाना पड़ रहा है, आपको तो केवल देखना पड़ रहा है। आपके पास में तो ये भी ऑप्शन है कि रिकॉर्डेड देख लोगे, लेकिन मुझे तो अभी पढ़ाना ही पड़ेगा, है ना। मतलब मेरा भी खाना खाने का टाइम हो गया, लेकिन अब ठीक है कोई बात नहीं, पढ़ाई के लिए हो रहा है एडजस्टमेंट, तो चलता है।
चलो 7-8 दिन की बात है, फिर मैं खुद शुरू कर दूंगा। देखो ये जो है ये वैसा का वैसा ही क्यों आया, ये वैसा का वैसा ही क्यों आया। पॉजिटिव हाफ साइकिल का आया था +2v0/5 और पॉजिटिव हाफ साइकिल का आया था +2i0/5 और नेगेटिव आ गया माइनस। तो ऐसा क्यों हुआ, है ना, ऐसा क्यों हुआ है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि दोनों रूप सिमेट्रिकल है और इसमें सारी पॉजिटिव वैल्यू है, तो सारी पॉजिटिव वैल्यू का एवरेज होगी तो पॉजिटिव आएगा, इसमें सारी नेगेटिव वैल्यू है और नेगेटिव वैल्यू का एवरेज होगा तो नेगेटिव आएगा, लेकिन रूप सिमेट्रिकल है इसलिए दोनों का मैग्नीट्यूड क्या आ रहा है, सेम आ रहा है। और अगर हम लोग फुल साइकिल का एवरेज लें, अगर हम लोग फुल साइकिल का एवरेज लें तो फुल साइकिल का एवरेज वैसे तो पॉजिटिव और नेगेटिव का ऐड करके निकाल सकते हो आप फुल साइकिल का। जैसे अगर मैं फुल साइकिल का निकालूं एवरेज वैल्यू ऑफ फुल साइकिल, है ना, तो एवरेज है पॉजिटिव हाफ साइकिल का एवरेज प्लस नेगेटिव हाफ साइकिल का एवरेज अपॉन 2 और ये दोनों सेम होते हैं तो ये 0 आ जाएगा। लेकिन हम लोग इसको कैलकुलेशन से भी शो कर सकते हैं। अगर आप फुल साइकिल का एवरेज निकाल दो तो फुल साइकिल में पता है क्या चेंज होगा, एक तो ये नीचे t आएगा और लिमिट चली जाएगी 0 से t, क्योंकि फुल साइकिल होता है 0 से t और डिवाइड t का ही करेंगे क्योंकि गैप t है और ये जो ये लिमिट चली जाएगी, बाहर का चल रहा है उसको छोड़ो, बाहर जो t चलेगा ये 2 नहीं आएगा, 0 से लेके t, है ना। मैं तुम्हें लिमिट दिखाता हूं, इंटीग्रेशन यही आने वाला है, यही आएगा इंटीग्रेशन, फिर तुम लिमिट डालोगे तो आपकी बार लिमिट मिलेगी 0 से t, देखना अंदर ही 0 हो जाएगा, ये 0 से t लिमिट डलेगी और 0 से t लिमिट डलेगी तो ऊपर तो आएगा ओमेगा t, यहां आएगा cos 0, है ना। अब ये ओमेगा t आएगा तो यहां तो आएगा cos पाई 2 पाई और ये पीछे आएगा cos 0। तो फुल साइकिल में क्या होगा, आगे तो आएगा cos 2 पाई, ये आएगा cos 0, ये cos 0 आएगा। अब क्या होगा, cos 2 पाई की वैल्यू होती है +1, cos 0 की वैल्यू होती है +1, तो यार ये बीच में माइनस आ जाएगा और माइनस आ जाएगा तो ये कैंसिल हो जाएंगे, तो फुल साइकिल के लिए कितना हो जाएगा, फुल साइकिल पूरी कैलकुलेशन के लिए आई होप समझ गए होंगे, फुल साइकिल के लिए एवरेज हो जाएगा 0। बताओ समझ में आया क्या, एक बार बोल के थोड़ा फास्ट कर दिया मैंने इसको फुल साइकिल को। तो ये जो है ये हो जाएगा फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू। तो फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू कितना हो गया, 0, है ना। तो देखो अब हमारे पास में कितनी सारी वैल्यू इकट्ठी हो गई, कितनी सारी वैल्यू इकट्ठी हो गई हमारे पास में इक्वेशन है ये। देखो मैं एक साथ सम अप करता हूं कुछ चीजों को। हमारे पास में ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू वोल्टेज की V V0 sin ओमेगा t, ये है इंस्टेंटेनियस वैल्यू, ये है पीक वैल्यू, ये है पीक वैल्यू। नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज है, पहले पॉजिटिव का लिख लेते हैं, पॉजिटिव हाफ साइकिल की एवरेज है कितना +2v0/5, नेगेटिव हाफ साइकिल की एवरेज है -2v0/5 और फुल साइकिल की एवरेज है 0। कितनी वैल्यू आ गई, तो करंट की कैसे कैसे लिख सकते हैं, करंट में I को तो I0 sin ओमेगा t आ जाएगा, I0 पीक वैल्यू आ जाएगी, I बार PSC तो I0/pi आ जाएगा, I बार NSC -2I0/pi आ जाएगा, I बार फुल साइकिल 0 आ जाएगा। ऐसे कैसे करंट की सिमिलरिटी। अब सवाल ये उठता है कि जब फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू 0 है, जब फुल साइकिल का एवरेज वैल्यू 0 है तो ये हमारे सर्किट में बह क्या रहा है, हमारे घरों में तो लाइट का कनेक्शन चल रहा है, पंखा भी घूम रहा है, ट्यूबलाइट भी चल रही है, एलईडी भी चल रहा है, टीवी भी चल रहा है, फ्रिज भी चल रहा है, गीजर भी चल रहा है, हीटर भी चल रहा है, कूलर भी चल रहा है, एसी भी चल रहा है, सब कुछ चल रहा है। तो फिर ये कौन सी करंट बह रही है, कौन सी वैल्यू, इतनी सारी वैल्यू इकट्ठी होगी, कौन सी वैल्यू बह रही है, ये बह रही है, ये बह रही है, ये बह रही है, ये बह रही है, फुल साइकिल तो 0 है और जा तो फुल साइकिल ही रहा है, तो यार ये क्या चक्कर है, कौन सी करंट बह रही है। तो इसके लिए हमें कॉन्सेप्ट लेना पड़ेगा रूट मीन स्क्वायर, है ना। तो हमारे जो सर्किट को वोल्टेज मिल रहा है वो रूट मीन स्क्वायर वोल्टेज मिल रहा है, हमारे सर्किट में जो करंट बह रही है वो रूट मीन स्क्वायर करंट बह रही है, रूट मीन स्क्वायर, है ना। जब भी हम लोग ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं कि फुल साइकिल के लिए एवरेज 0 आता है तो हम लोग रूट मीन स्क्वायर निकालते हैं, तो वो करेंगे हम लोग कल, है ना। रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, जिसी को हम लोग उसको हम लोग क्या बोलेंगे, उसको ही हम लोग इफेक्टिव वैल्यू बोलेंगे, है। सर ये अभी आपने जो लास्ट में जो एक बार बताया वो एक बार वापस बता दो ना। देखो
उधर ध्यान दो, वहां देखो, उधर बोर्ड के टॉप पे ये वाला सेक्शन देखो। अपने पास में वो जो इक्वेशन है वी का, वो इक्वेशन क्या बोल रहा है? ये इक्वेशन बोल रहा है कि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है एनी टाइम t, दिस इज इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज एट एनी टाइम t, v नॉट sin ओमेगा। इतने सारे वैल्यू इकट्ठे हुए मेरे पास में, इंस्टेंटेनियस वैल्यू आ गई, v नॉट को हम लोग पीक वैल्यू कहते हैं। हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल की वैल्यू निकालनी, हम लोगों ने नेगेटिव हाफ साइकिल की वैल्यू निकालनी, हम लोगों ने फुल साइकिल की वैल्यू निकालनी, इतनी सारी वैल्यू इकट्ठी हुई है ना। अब अगर हमारे घर में अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, जैसे हम लोग बोलते हैं कि हमारे घर पे ये जो है 220 वोल्ट का वोल्टेज आ रहा है, अल्टरनेटिंग वोल्टेज आ रहा है, तो ये 220 वोल्ट है क्या? ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है, पीक वैल्यू आ रही है, पॉजिटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आ रही है, नेगेटिव हाफ साइकिल के लिए वैल्यू आ रही है, फुल साइकिल के लिए जीरो है। हमारे सारे एपेटस भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ये 220 वोल्ट क्या है? ये कौन सी वैल्यू है ना? जबकि फुल साइकिल के लिए तो एवरेज जीरो है, फुल साइकिल के लिए तो एवरेज जीरो है। और हमारे सर्किट में जो लूप एंटर कर रहा है वो ऐसे एंटर कर रहा है, हमारे घरों में जो एसी आ रही है अल्टरनेटिंग करंट, वो 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज की एसी आती है पूरे पूरे इंडिया में, है ना। यूएसए के अंदर 60 हर्ट्ज की एसी आती है क्योंकि उनका जो डायनामो में कॉइल लगी हुई है वो 60 रोटेशन पर सेकंड लगा है। हमारे डायनामो में जो कॉइल लगी है वो 50 रोटेशन पर सेकंड लगा है ना। ऐसा नहीं कि मतलब यूएस हमसे ज्यादा एडवांस है तो इसलिए वो लोग जो है 60 का लगवा रहे हैं, ऐसा नहीं है। उनका आर्मेचर वैसा ही है, उन्होंने 60 रख रखी है अपनी, इसलिए हम लोग जो यूएस में बनने वाले एपेटस है वो यहाँ इंडिया में काम नहीं ले सकते, वो यूएस के लिए बनते हैं। इंडिया में जो बनते हैं वो इंडिया में काम में आते हैं, है ना। लिखा हुआ है एपेटस के ऊपर की मेड फॉर इंडिया, है ना, इंडिया के लिए बना हुआ है, इंडिया में यूज हो सकता है उनकी इलेक्ट्रिक अप्लायंस वगैरह। तो ये जो है सबके मतलब अलग अलग कंट्री के अपने अपने नियम होते हैं। हमारे यहाँ पे लेफ्ट हैंड ड्राइविंग है, उधर फॉरेन के अंदर राइट हैंड ड्राइविंग है ना। तो सबके अपने होते हैं, तो इसमें ऐसा कुछ नहीं कि मतलब लेफ्ट हैंड ड्राइविंग वाले पीछे रह गए, राइट हैंड ड्राइविंग वाले आगे निकल गए, ऐसा कुछ नहीं होता। तो ये जो 220 वोल्ट है ये है कौन सा, इसमें से कौन सी वैल्यू है? तो एक्चुअली में ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू होती है, आरएमएस वैल्यू। अब ये आरएमएस का क्या चक्कर है, इसको हम लोग बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर। और ये कॉन्सेप्ट क्यों काम में लिया जाता है, क्यों काम में लेते हैं हम लोग ये कॉन्सेप्ट? क्या वजह है कि हमें रूट मीन स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ रही है? तो रूट मीन स्क्वायर निकालने की जरूरत हमें इसलिए पड़ती है क्योंकि जब भी हम लोग ऐसी प्रॉब्लम में फंसते हैं कि फुल साइकिल के लिए एवरेज जीरो हो रहा है, जब भी हम लोग ऐसा लगता है कि एवरेज जीरो हो रहा है, एक एग्जांपल सुनो, एक कहानी सुनो, लेकिन आपसे समझ में आएगा। एक बार 11वीं में ऐसा एक कॉन्सेप्ट काइनेटिक फ्लो ऑफ गैसेस के अंदर, वहां पे हमें रूट मीन स्क्वायर निकालने की जरूरत पड़ी थी। एक कॉन्सेप्ट समझो पहले थोड़ा सा। देखो मान लो मेरे पास में कुछ वैल्यू पॉजिटिव है और कुछ वैल्यू मेरे पास में नेगेटिव है। जैसे मान लो मेरी क्लास में टोटल 6 स्टूडेंट है, एक कहानी सुनना उससे बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मेरी क्लास में टोटल 6 स्टूडेंट्स हैं। अब मैंने एक पेपर दिया, पेपर में नेगेटिव मार्किंग थी, 10 मार्क्स का पेपर था। एक बच्चे के मार्क्स आए +5, एक क्या है +7, एक क्या है +8। 6 बच्चों के मार्क्स बता रहा हूं तुम्हें, एक क्या है -5, एक क्या है -7, एक क्या है -8, ऐसे मार्क्स लेके आए। अब मुझे चलो 6 बच्चों में तो मैं इंडिविजुअल मार्क्स बता सकता हूँ, लेकिन मान लो मेरी क्लास में 600 बच्चे हैं, 600 बच्चे हैं, 6000 बच्चे हैं, तो अगर कोई मुझसे रिजल्ट पूछेगा तो मैं एक एक बच्चे के मार्क्स थोड़ी बताऊंगा, मैं एवरेज रिजल्ट बताऊंगा अपना कि यार मेरी क्लास का एवरेज रिजल्ट इतना रहा, एवरेज रिजल्ट मेरा इतना रहा। एक एक इंडिविजुअल बताना पॉसिबल नहीं है। अब जैसे मान लो कि 6 बच्चों का अगर मैं एवरेज निकालूं, तो एवरेज निकालने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इनको सबको ऐड करके डिवाइडेड बाय 6 करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, लेकिन तो जीरो हो जाएगा। जीरो हो जाएगा तो एवरेज मार्क्स कितने आएंगे, एवरेज मार्क्स आएंगे, एवरेज मार्क्स या आएंगे जीरो। और अगर एवरेज मार्क्स जीरो आएंगे तो उनकी किसी बच्चे के पेरेंट्स आएंगे और वो पूछेंगे कि साहब आपका रिजल्ट क्या रहा, और मैं रिजल्ट अगर एवरेज बताता हूं उसको जीरो, तो वो मतलब बोलेंगे कि साहब आपने टेस्ट लिया है कि नहीं लिया, मतलब एवरेज बच्चों मतलब जीरो मार्क्स आ रहे तो पढ़ाते हो कि नहीं पढ़ाते हो यार, है ना। मतलब हो सकता है मेरी पिटाई पिटाई कर दे वो, और मुझे मेरे पे कोर्ट केस कर दी कि अरे हमारे बच्चों को पढ़ाता ही नहीं, हमारे तो एवरेज मार्क्स जीरो आए बच्चों के। जबकि ऐसा नहीं है, एक बच्चा +8 भी लेके आया, एक बच्चा -8 भी लेके आया, है ना, +8 भी लाया, -8 भी लेके आया, तो एवरेज मार्क्स तो जीरो नहीं है, हो क्या है। लेकिन चक्कर ये है कि जैसी पॉजिटिव वैल्यू मौजूद है वैसी की वैसी नेगेटिव वैल्यू भी मौजूद है। यहाँ पे भी तो फुल साइकिल इसलिए जीरो है, दोनों लूप आइडेंटिकल है, दोनों लूप बिल्कुल आइडेंटिकल है, ये दोनों लूप आइडेंटिकल है ना। जो यहाँ पे प्लस वैल्यू मौजूद है एग्जैक्टली वो की वो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू मौजूद है इस टाइम पर, वो की वो नेगेटिव वैल्यू मौजूद है, तो ये दोनों वैल्यू ऐड होकर क्या हो जाती है, जीरो हो जाती है। और एवरेज फुल साइकिल कितना रहता है, जीरो। तो अब क्या करें,
अच्छा, ऐसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैथमेटिक्स एक सॉल्यूशन देती है कि आप इसकी इफेक्टिव वैल्यू निकालना चाहते हो जिसको आप यूज कर सको, तो आप इनका क्या करो, इनका सबसे पहले स्क्वायर करो, इनका सबसे पहले स्क्वायर करो। देखो नाम क्या है, RMS, लिखते RMS है, काम करते हैं पीछे से। सबसे पहले स्क्वायर कर लो, स्क्वायर कर दिया, सभी का स्क्वायर कर दिया, ये सभी का स्क्वायर कर दिया और सभी का स्क्वायर कर दिया। इससे फायदा क्या होगा, ये जो नेगेटिव है ये भी पॉजिटिव हो जाएंगे। देन टेक मीन, स्क्वायर करने के बाद में मीन लो। देखो स्क्वायर करो, s का मतलब स्क्वायर, m का मतलब मीन। अब मीन लो, मीन ले लेंगे तो 6 का डिवाइड कर देंगे। और क्यों, क्योंकि आपने यू हैव स्क्वायर्ड, आपने स्क्वायर किया था, इसके अब इनका अंडर रूट ले लो, तो ये आप अंडर रूट ले लो। तो इसको बोलते हैं हम लोग रूट मीन स्क्वायर, है ना। और रूट मीन स्क्वायर को ही हम लोग इफेक्टिव वैल्यू मान लेते हैं। तो जो 220 वोल्ट हमारे घर पे आ रहा है वो एक्चुअली में रूट मीन स्क्वायर है। इसी रूट मीन स्क्वायर को हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू को ही हम लोग इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं कि यही इफेक्टिव है, ये इफेक्टिव वैल्यू भी कहलाती है। इसको हम लोग वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हम लोगों ने कॉन्सेप्ट से निकाली है, एक्चुअली काल्पनिक है ये, ठीक है ना। वर्चुअल का मतलब काल्पनिक होता है ना। तो ये जो है ये वर्चुअल वैल्यू, तो इसको वर्चुअल वैल्यू भी कहते हैं या इफेक्टिव वैल्यू भी कहते हैं या आरएमएस वैल्यू भी कहते हैं। ऐसा कैसा ही है, हम लोगों ने काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर 11th क्लास के अंदर रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी निकाली थी। मानो तो आपको सीआरएमएस का फार्मूला निकलना था √3RT अपॉन n, √3RT अपॉन n काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस के अंदर आया था। ये 3 तो 3 है ही, R जो है वो गैस कांस्टेंट है, T जो है वो टेंपरेचर है, केल्विन में नापते हैं, और M जो है वो मॉलिक्यूलर मास है गैस का। तो गैस में तो जब पड़ दिया, गैस में जब पड़ दिया, जब कमरे के अंदर जो गैस भरी हुई है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड वगैरह जो भी भरी हुई है, इसके मॉलिक्यूल के बारे में सोचो आप। कोई मॉलिक्यूल जिगजैग मोड में कर रहे होंगे, कोई ऐसे। हाँ सर, तो अपन है ना ऊपर रूट मीन स्क्वायर इसलिए लिया था क्योंकि अपन जब नॉर्मल मीन कर रहे थे तो अपने जीरो बिल्कुल की बिल्कुल वैल्यू, बिल्कुल तो अपन रूट मीन स्क्वायर कर रहे हैं, तब तो सर वैल्यू जो आ रही है वो गलत आ रही है ना। फिर सारी जो नेगेटिव ये वैल्यू थी वो सारी पॉजिटिव होके स्क्वायर हो गई। लेकिन करंट तो बह रही है ना। ये कॉन्सेप्ट है, लेकिन ये कॉन्सेप्ट कैलकुलेशन वाइज ठीक बैठता है। ये साइंटिस्ट लोगों ने क्या सोचा कि यार प्लस माइनस से वैल्यू नेगेटिव आ रही है। भाई मैथमेटिक्स भी तो किसी मैथमेटिशियन ने बनाई है ना। मैथमेटिक्स भी कोई भगवान ने तो बना के भेजी नहीं है, किसी मैथमेटिशियन ने बनाई है। तो सारे कैलकुलेशन, सारे डाटा, सारे ऑब्जर्वेशन इस हिसाब से सेट किए गए हैं कि अगर कभी ऐसा हो, है ना, कि आपका एवरेज जीरो आ रहा है, तो फिर जबकि एवरेज जीरो है लेकिन इंडिविजुअल जीरो नहीं है, इंडिविजुअल तो कुछ ना कुछ वैल्यू है, तो फिर हम लोग कौन सी वैल्यू काम में लें। वैल्यू तो कोई सी काम में लेनी पड़ेगी, एवरेज तो लेना पड़ेगा। अलग अलग वेरी कर रही है वैल्यू, तो इसके लिए कॉन्सेप्ट ये दे रखा है मैथमेटिक्स के अंदर। मैथमेटिक्स ऐसा कहती है कि आप रूट मीन स्क्वायर वैल्यू काम में लो। जो मैथमेटिक्स बनाने वाले लोग हैं, तो ये सारी कैलकुलेशन उसके हिसाब से सेट बैठती है ना। अब वो आ क्या रहा है वो एक अलग बात है, ठीक है ना, कि नेगेटिव वैल्यू पॉजिटिव हो गई, ये कैसे मान सकते हैं, वो हम नहीं मान रहे, साइंटिस्ट लोगों ने बनाया, मैंने नहीं बनाया, है ना। तो उससे कैलकुलेशन सारी की सारी सेट बैठती है। मतलब सारी कैलकुलेशन जो भी हम लोग करते हैं मैथमेटिक्स की, फिजिक्स की, वो सेट बैठती है। ये कई काम हम लोगों ने, वही मैं समझा रहा था अभी तुम्हें, कि जैसे गैसियस मॉलिक्यूल है ना, जैसे एक गैसियस मॉलिक्यूल इधर उड़ा, सिमिलर टाइम में कोई दूसरा गैसियस मॉलिक्यूल इधर उड़ा, कोई इधर उड़ा, कोई इधर उड़ा, कोई नीचे गया, कोई ऊपर आया, ठीक है ना। तो अलग अलग डायरेक्शन के अंदर ऐसे मूव कर रहे हैं, ठीक है ना, इधर उधर घूम रहे हैं, रैंडम मोशन कर रहे हैं। अब इनकी एवरेज वेलोसिटी तो जीरो हो जाएगी यार, क्योंकि कोई मॉलिक्यूल इधर गया है तो उसी टाइम में कोई मॉलिक्यूल इधर भी आया, और जिस स्पीड से ये इधर आया उसी स्पीड से इधर भी आया, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो। वेलोसिटी तो वेक्टर है, और वेलोसिटी जीरो हो जाएगी, इसका मतलब क्या, गैसेस मॉलिक्यूल उड़ नहीं रहे क्या, गैस तो उड़ रही है। तो ये क्या स्पीड क्या माने यार, इंडिविजुअल मॉलिक्यूल की तो स्पीड निकाल नहीं सकते। तो इस गैस की स्पीड क्या माने हम लोग, जो कमरे में गैस है इसकी स्पीड क्या माने। एक आइडियल गैस कमरे में भरी हुई है, कंटेनर के अंदर भरी हुई है, एक पिस्टन और सिलेंडर के अंदर भरी हुई है, तो उसकी स्पीड क्या मानेंगे हम लोग कि किस स्पीड से चल रही है, क्योंकि अपने को उसकी काइनेटिक एनर्जी भी निकालनी पड़ेगी, प्रेशर भी निकालना पड़ेगा। तो फिर वही रूट मीन स्क्वायर का कॉन्सेप्ट कि भैया सबकी जीरो हो रही है एवरेज, तो आप रूट मीन स्क्वायर निकालो, इसलिए रूट मीन स्क्वायर निकलती है, ये वजह होती है। समझ में आई बात। आई क्या पकड़ में। यस सर। ये मैथमेटिकली फिट बैठता है कॉन्सेप्ट, है ना। और ये जो मैथमेटिशियन और फिजिसिस्ट है उन लोगों ने मतलब ये कॉन्सेप्ट दिया है, तो अपने को ये यूज करना पड़ेगा, अपने को अच्छा लगता है क्या नहीं लगता है।
है ना। तो आपको रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कैसे निकालनी है? अब वोल्टेज का जो, अब देखो रूट मीन स्क्वायर निकालो, अब आपको क्या करना है, फुल साइकिल के लिए रूट मीन स्क्वायर निकालना है। तो हम लोग निकाल रहे हैं, इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है अभी तक आया हुआ, सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन अभी तक आया हुआ, आगे तो फिर और भी इंपॉर्टेंट चीज आएगी, लेकिन अभी तक आया हुआ सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट एंड वोल्टेज। अब लोग निकाल रहे हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ, आरएमएस को इफेक्टिवली बोलते हैं, वर्चुअल में बोलते हैं आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग वोल्टेज, ये निकाल रहे हैं। तो देखो इसके लिए क्या करें, हमारा जो फुल लूप है वो ऐसे चल रहा है, आधे टाइम प्लस आधे टाइम माइनस, 0 से लेकर t तक चल रहा है। किसी के लिए निकालना है क्योंकि किसी के लिए एवरेज 0 है। तो आप क्या करो, वापस वही इसकी सारी वैल्यू कलेक्ट कर लीजिए, सारी वैल्यू यहां से लेके आते हैं, सारी वैल्यू कैसे कलेक्ट करें, टाइम को dt dt से बदलते जाओ, सारी वैल्यू कलेक्ट करो। लेकिन मैं सभी वैल्यू को स्क्वायर करते हुए कलेक्ट करना है, है ना। तो टाइम को dt dt से बदला, कॉन्सेप्ट समझना, सभी वैल्यू उठाई और स्क्वायर कर दिया। क्या कर दिया मैंने, अभी तक मैंने कर दिया स्क्वायर। अब मैं लेता हूं मीन, मीन कैसे ले, सभी स्क्वायर वैल्यू को ऐड करो, कहां से कहां तक, सभी को उठाओ 0 से लेकर t तक और t का कर दो डिवाइड, ये b हो गया। दो काम कर चुका हूं मैं, स्क्वायर कर चुका हूं, मीन ले चुका हूं। अब मुझे अंडर रूट और देना है, तो मैं इधर कर दूंगा अंडर रूट, तो ये मैंने ले लिया स्क्वायर, इससे निकलेगा BRMS। टाइम को dt से बदला, बस इसको कैलकुलेट करना मुझे और मेरा रूट मीन स्क्वायर वैल्यू आ जाएगी। टाइम को मैंने dt से बदला, वोल्टेज की सभी वैल्यू कलेक्ट करी, सभी वैल्यू का स्क्वायर किया, फिर उसका मीन लिया। मीन लेने के लिए मुझे सभी वैल्यूज को ऐड करना पड़ेगा 0 से लेकर t तक फुल साइकिल के लिए, और नीचे t का डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहां तक मीन हो गया, स्क्वायर हो गया, मीन हो गया, और फिर मैंने इसका स्क्वायर रूट ले लिया। तो इसको मुझे कैलकुलेट करना है। तो अब रख दो इसके अंदर b की वैल्यू कितनी है, b की वैल्यू है v0 sin ओमेगा t, तो स्क्वायर होके जाएगी b की वैल्यू। तो देखो b की वैल्यू डाल रहा हूं इसमें, इस t को तो ऊपर दे रहा हूं, तो ये हो जाएगा 1/t, अंडर रूट चलेगा और ये आ जाएगा इंटीग्रेशन 0 से t, और b की वैल्यू डाल रहा हूं v0 sin ओमेगा t। पुट करेंगे हम लोग v v0 sin ओमेगा t, क्योंकि इक्वेशन तो यही है, वो यहां लेके स्क्वायर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा v0 स्क्वायर sin स्क्वायर ओमेगा t, और ये dt पीछे चल रहा है, v0 स्क्वायर को ले लो बाहर, तो ये हो जाएगा vrms इक्वल्स टू अंडर रूट t बाहर पड़ा हुआ है, v0 स्क्वायर बाहर आ गया, तो बाहर हो गया v0 स्क्वायर अपॉन कैपिटल T, और अंदर हो गया इंटीग्रेशन 0 से t sin स्क्वायर ओमेगा t dt। ये हो गया, ठीक है। और sin स्क्वायर ओमेगा t को याद करो, cos 2 थीटा का एक फार्मूला होता है 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, है ना, 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा, ये फार्मूला है। और यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालूं मैं, तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर थीटा हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, ये हो जाएगा, ध्यान दें cos 2 थीटा का ये फार्मूला। तो यहां से sin स्क्वायर थीटा की वैल्यू निकालो, तो ये हो जाएगा 1 माइनस cos 2 थीटा अपॉन 2, तो थीटा की जगह अगर मैं ओमेगा t लिख दूं, तो यहां पे मैं लिख सकता हूं अंडर रूट v0 स्क्वायर अपॉन t, ये तो बाहर चली रहा है, और इंटीग्रेशन के अंदर 0 से लेकर कैपिटल T, और sin स्क्वायर ओमेगा t की जगह लिख देता हूं मैं 1 माइनस cos 2 ओमेगा t अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय dt। इसका इंटीग्रेशन ऐसे ही होगा, अदरवाइज हो नहीं पाएगा। इसके अंदर अब 2 को तो ले लो बाहर, ये 2 बाहर आ गया, ये अंडर रूट के अंदर vrms आ रहा है, अंडर रूट के अंदर v0 स्क्वायर 2 को बाहर दे दिया तो ये 2t हो गया, ये 2 को बाहर दे दिया, इंटीग्रेशन 1 का अलग कर दो, cos 2 ओमेगा t का अलग कर दो, तो 1 का इंटीग्रेशन दे दिया 0 से लेकर t, ये तो 1 का इंटीग्रेशन dt माइनस 0 से लेकर t cos 2 ओमेगा t dt,
ये हो गया, सॉल्व कर लो इसको। बीटे का इंटीग्रेशन टी आएगा, बीटे का इंटीग्रेशन क्या आएगा टी, तो ये हो जाएगा BRMS इक्वल टू अंडर रूट B0 स्क्वायर अपॉन 2t, इसका इंटीग्रेशन आएगा t, लिमिट चली जाएगी 0 से लेके कैपिटल T, और cos 2 ओमेगा t का इंटीग्रेशन क्या आएगा sin 2 ओमेगा t अपॉन 2 ओमेगा, और लिमिट चली जाएगी 0 से लेके कैपिटल T, ऐसा हो जाएगा। लिमिट डालो इसके अंदर, लिमिट डालेंगे तो देखो BRMS आएगा अंडर रूट B0 स्क्वायर अपॉन 2t, अंदर कैपिटल T माइनस 0, इसमें लिमिट डालेंगे तो 2 ओमेगा का आ जाएगा बाहर, और अंदर लिमिट डालोगे तो आ जाएगा साइन 2 ओमेगा कैपिटल T माइनस साइन 0, ये हो जाएगा, है ना। ठीक है, अब देखो सॉल्व करें इसको तो आ जाएगा BRMS अंडर रूट चल रहा है यहाँ पे B0 स्क्वायर अपॉन 2t, यहां से बचा केवल t, यहां से 1 अपॉन 2 ओमेगा चल रहा है, और जब आप यहाँ पे ओमेगा की जगह 2 पाई बाई t लिखोगे, ओमेगा की जगह 2 पाई बाई t लिखोगे तो t से t तो कैंसिल हो जाएगा, 2 पाई और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा sin 4 पाई हो जाएगा, यहाँ चलेगा sin 4 पाई माइनस sin 0, और sin 4 पाई भी 0 था, sin 0 भी 0 था, तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, और अगर ये 0 हो जाएगा तो BRMS केवल इतना सा रह जाएगा, BRMS इक्वल टू अंडर रूट को क्या क्या बचा, B0 स्क्वायर बचा, 2t बचा मल्टीप्लाइड बाय t, t से t कैंसिल हो गया, और BRMS कितना आ गया, फाइनल फार्मूला आ गया BRMS इक्वल टू V0 स्क्वायर बाहर आ जाएगा V0 अपॉन रूट 2, यानी पीक वैल्यू का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होता है BRMS, पीक वैल्यू का 1 अपॉन रूट 2 टाइम्स होता है BRMS, और सिमिलरली IRMS कितना होगा, IRMS होगा I0 अपॉन रूट 2, ये हो जाएगी कैलकुलेशन। और अगर मैं इसको रूट टू के ऊपर मल्टीप्लाई कर दूं रूट टू से, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रूट टू V0 अपॉन 2, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूं रूट टू की वैल्यू होती है 1.414, तो ये दो काट के इसको, तो इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं 0.707 टाइम ऑफ V0, ये भी लिखा जा सकता है, यानी पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स, यानी अगर पीक वैल्यू अगर 100 वोल्ट है तो आरएमएस वैल्यू 70.7 वोल्ट होगी, यानी VRMS जो होता है वो 70.7% होता है ऑफ V0, और IRMS भी इतना ही होता है, IRMS इक्वल टू 70.7% ऑफ I0, ये वैल्यू है IRMS और VRMS, यानी कौन सी वैल्यू ज्यादा है, पीक वैल्यू ज्यादा है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू कम है। सॉरी ये स्टैंड पे से हिल गया, दोबारा बता देता हूं। तो BRMS हमारा क्या आ गया, BRMS आ गया V0 अपॉन रूट 2, ये t से t कैंसिल हो गया था, कैलकुलेशन करने पे ये स्टेप 0 हो गया था, तो ये आ गया V0 अपॉन रूट 2, इसको रूट 2 से मल्टीप्लाई किया ऊपर रूट 2, नीचे रूट 2 की वैल्यू होती है 1.414, तो दोनों काट दिया इसको 0.707 टाइम्स ऑफ V0, यानी कि रूट मीन स्क्वायर में वैल्यू होती है वो पीक वैल्यू का 0.707 टाइम्स होती है। सिमिलरली IRMS कितना ही आएगा, तो BRMS अपन लिख सकते हैं 70.7% होता है V0 का, यानी अगर पीक वैल्यू 100 वोल्ट है तो जो रूट मीन स्क्वायर वैल्यू वो 70.7 वोल्ट होगी, ये बात। तो बताओ क्लियर है कि चलो गुड। तो आज की क्लास यही रोक रहा हूं, ये सारी कैलकुलेशन कर दी है मैंने, इससे रिलेटेड जो भी कैलकुलेशन थी, अब एक नई चीज चालू होगी, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ ग्रेट डे, गुड नाइट, नाइस वीकेंड।
फिर मिलते हैं।